अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू इस्लामिक फाइनेंस एंड प्रॉपर्टीज़। हम लोग बात कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग अ प्रॉपर्टी। लेकिन बीच में हमें एक ईमेल भी आया है अरशद साहब का, जो कि उनका ईमेल ये पढ़ रहा था कि उन्होंने एक एक्सटेंशन करवाई है अपने घर के अंदर बिल्डर्स के साथ। वो एक्सटेंशन उन्होंने इसलिए कराई थी कि वो एक्सटेंशन कराएंगे तो फिर वो घर की रीमॉर्गेज करवा के कुछ फ़ंड्स उन्होंने रेस करने थे। लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो बिल्डर्स ने वहाँ पर काम किया है वो बिल्डिंग्स रेगुलेशंस के मुताबिक नहीं है, और जो काउंसिल है उन्होंने कहा कि नहीं, ये आपको ये करना होगा बिफ़ोर कि हम लोग इसको अप्रूव करें। तो उस सर्कमस्टांस के अंदर क्या हो सकता है? देखें जी, अनफॉर्चुनेटली अर्शद साहब, हो तो कुछ भी नहीं सकता। यही हो सकता है कि आप जो काउंसिल ने आपको कहा है बिल्डिंग रेस्ट के मामले में, वो उनकी आप पूरी करें। अब अनफॉर्चुनेटली ये यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी पड़ जाएगा, और होपफुली अगर आपके बिल्डर्स थोड़े से ज़रा रेप्टेबल हैं तो वो शायद आपके लिए कर भी दें। लेकिन अनलेस ये आपका काउंसिल का वो नहीं होता, रेग्स बिल्डिंग रेग्स नहीं मिलते, तो अनफॉर्चुनेटली इवन द बैंक्स विल देन आस्क फॉर इट। तो अनफॉर्चुनेटली आप इसके अंदर थोड़ा सा फंस गए हैं। अच्छा, दूसरी हमें एक कॉल आई थी गुलशन जी के साथ। गुलशन जी ने पूछा था कि थोड़ा सा उनको हम लोग बता दें हेल्प टू बाय एंड शेयर्ड ओनरशिप के अंदर जो मेन डिफरेंसेस क्या हैं। हेल्प टू बाय जो है वो इट इज़ नाउ प्राइमरीली फॉर फर्स्ट टाइम बायर्स, और it is only to do with brand new properties, new build properties। अच्छा, इसके अंदर भी थोड़े से ज़रा क्राइटेरियाज हैं इनके अंदर। क्राइटेरियाज इन द सेंस कि व्हाट काइंड ऑफ डिस्काउंट्स यू कैन गेट। अगर तो आप विद इन लंदन ये करते हैं और ग्रेटर लंदन, तो आपका जो गवर्नमेंट है वो आपको 40% आपको वो लेंड कर सकती है, इंटरेस्ट फ्री फॉर 5 to 6 years। उसके बाद उसके जब 5-6 साल ख़त्म हो जाएंगे, फिर उसके ऊपर 1.75% या कोई इस तरह करके है इंटरेस्ट जो आपको देना पड़ेगा। अगर आप लंदन से बाहर ख़रीदेंगे तो उसके अंदर फिर आ जाता है 20%। तो इंस्टेड ऑफ 40% द गवर्नमेंट विल गिव यू 20%। एंड अगेन आपको जो अपने पैसे इसके अंदर रेस करने हैं वो है 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड स्कीम, और बहुत से लोगों ने इसको एज अ लैडर के ऊपर चढ़ने के लिए डेफिनेटली यूज़ कर रहे हैं। तो ये आई वुड डेफिनेटली recommend this scheme as well। Definitely the government is recommending it as well। इसके अलावा जो एक और स्कीम है जो आपने पूछा था कि what is the difference, एक है shared ownership। Shared ownership is when the basically आप ये शेयर करते हैं। सो राइट, ओके, सो यू हैव डिफरेंट क्राइटेरियाज। ये आप एक घर है फॉर इंस्टेंस 100%, अब आप उस घर के अंदर 25% भी खरीद सकते हैं, 50% शेयर भी खरीद सकते हैं, 75% भी खरीद सकते हैं। दिस इज़ बेसिकली वॉट देयर टेयर्स आर। अच्छा, फॉर इंस्टेंस अगर आपने 50% ख़रीदा शेयर घर के अंदर, 2 लाख पाउंड का घर है, आपने 1 लाख पाउंड की मोर्गेज ले ली और आपने ये 50% जो है वो घर का ख़रीद लिया। वॉट इज़ द सिचुएशन देन? अच्छा, यू वुड देन हैव टू फर्बिश your loan that you're taking that you've taken for the mortgage, plus on top जो आपकी शेयर ओनरशिप होती है, जो उस घर का रेंट है 50%, वो भी आपको देना पड़ेगा। ऑल्दो इट इज़ शेयर्ड ओनरशिप, लेकिन यूजली जो सर्विस चार्जेस और मेंटेनेंस और ये सारा कुछ जो है वो आपके ऊपर ही होगा। तो दैट वुड बी 100% योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इन दोनों में से आप देख लें कि आपको क्या सूट करता है, बट
और दोनों बड़ी इंटरेस्टिंग स्कीम्स हैं। अगर आप चाहें तो आप अपना टेलीफोन नंबर पीछे छोड़ सकते हैं और छोड़ सकती हैं, और आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू एक्चुअली स्पीक टू यू इन रिगार्ड्स बिट मोर इन डिटेल कि एग्जैक्टली कौन किस तरह और आपकी सिचुएशन के लिए क्या बेहतर होगी। Now, before the break, I was going through the surveys और सर्वेस किस तरह होते हैं, so on so forth, और मैं आपको बता रहा था कि जो mortgage valuation है, how that works, और मैंने आप लोगों को एक analogy दी थी, एक एग्जांपल दिया था कि अगर पेन हो और आपने 10 पाउंड लेने हो उस पेन के, तो बैंक कह रहा है कि ठीक है जी, आपका मैंने सारा चेक कर लिया, we can lend you the 10 pounds, but we want our pen expert to come and have a look at the pen. वो पेन एक्सपर्ट आता है, वो देखता है ये वाला पेन, वो कहता है नहीं जी ये तो 50 पेंस का भी नहीं है, तो आप किस तरह 10 पाउंड दे देंगे इसके लिए। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ mortgage valuation is. A mortgage valuation is the bank will send in his surveyor to check the property to see कि property जो है वो habitable है और that it's worth what the purchaser is then paying for. अच्छा, तो ये तो आपका हो गया बेसिक वैल्यूएशन। उसका जो नेक्स्ट टियर अप है वो है होम बायर्स सर्वे। होम बायर्स सर्वे थोड़ा सा ज़रा सा ज़्यादा वो डिटेल्ड होता है। अच्छा, उसके अंदर आपका डैम्प भी चेक हो जाता है, टिम्बर भी चेक हो जाता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस भी चेक हो जाती है, इफ़ देर आर एनी इश्यूज़ विद द विंडोज़, if there are any क्योंकि usually when you're buying a second hand property it's like buying a second hand car, you don't know what you're buying, ठीक है। तो जो सर्वेयर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो आपको प्री वॉर्न कर देता है कि देखें विंडोज़ हैं, अच्छी कंडीशन में हैं, लेकिन ये 2 साल तक ठीक रहेंगी, तीसरे साल शायद आपको बदलनी पड़ जाए। You know, that kind of information the home buyer surveyor would be able to tell you, which is very, very useful and very, very much recommended. The third kind of survey is a full structural survey. Achha, full structural survey is a very in-depth. Again, they would do exactly what the home buyer survey does, which is check all the windows, check everything else as well, along with the foundation of the property, the drainage, के देखने के लिए कि are there any movements in the property, कोई subsidence तो नहीं आ गई, कोई इस तरह का सिचुएशन तो नहीं है, वो भी वो ज़रा थोड़ा एक्सटेंसिव हो जाता है। और यूजली होता ये है कि इफ़ देर आर एनी स्ट्रक्चरल इश्यूज इन अ प्रॉपर्टी विच द सर्वेयर माइट सी, दे वुड प्रॉबली गो बैक टू द लेंडर एंड से कि लुक, यू नो, ये इसको ज़रा चेक करवा लें पहले। तो ये 3 किस्म के सर्वेज होते हैं। और मिडल ऑफ द रेंज जो होता है वो ये इसी तरह के जो mortgage valuation would be the cheapest, then the home buyer survey would be more expensive, and the full structural survey would be the most expensive. और I think कि always middle of the ground तो आप लोग हमेशा लें, if not a full structural survey, लेकिन certainly अपना peace of mind रखने के लिए आप ज़रूर middle वाला ज़रूर लें, if you don't want to go for a full structural survey. अच्छा, मैं जिस तरह बता रहा था प्रोसेस क्या हो रही थी कि the solicitors have got the searches and they've got everything sorted there on that side, तो the paperwork जो है वो solicitors कर रहे हैं। यहाँ से हमने जो बैंक है, बैंक ने surveyor भेज दिया, and now we've established the bank has come back and said yes, the property is good and we are happy to lend the money on this. And sometimes the banks might put conditions on the lending as well. For instance, there might be a retention on the property as well. कि for instance को वो कहेंगे कि जी आपको हम लोग फुल पैसे दे देंगे, सिर्फ ये जो खिड़कियाँ हैं ये फिक्स करा देंगे, या रूफ जो है इसकी वो चेंज होने वाली है, या इसको ये कर दें, you know, there might be some conditions, but hopefully or on an usual basis the banks say कि ठीक है, we'll lend you the money, you go ahead with the transaction. Now, money is ready, your paperwork is ready, the vendor is ready. अच्छा, एक थोड़ा सा आप मेरे ये ज़रूर मद्देनज़र रखें कि although as a buyer you've spent all this money in terms of getting the searches done, in terms of paying for surveys and so on and so forth,
आप लोगों की कोई लीगल बोरोअर जो वेंडर है, जो ओनर ऑफ द हाउस है, उसकी कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है आपको बेचने की घर. ही कैन स्टिल से कि जी मैंने घर नहीं बेचना आपको. तो देर आर नो, ऑल्दो यूर एज अ परचेसर यूर स्पेंडिंग ऑल दिस मनी ऑन दिस प्रॉपर्टी, आपका फिर भी कोई लीगल वो नहीं है राइट टू के भाई वेंडर जो है वो आपकी ही ऑफर एक्सेप्ट करे. तो ये आप ज़रा मद्देनजर रहो. इसको कहते हैं हम लोग गजम्पिंग. गजम्पिंग इस तरह वर्क करती है कि इफ़ एन एस्टेट एजेंट इंट्रोड्यूसेस अ बायर हु इज़ हैप्पी टू पे मोर मनी फॉर द प्रॉपर्टी एंड द वेंडर सेज कि ठीक है यार, मैं ये वाले पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, मैं इनके साथ चला जाता हूँ. ऑल्दो आपने ये सारा कुछ करवाया हुआ है, इट कुड स्टिल गो टू वेस्ट एंड दे आर नॉट लायबल फॉर दिस इज वेल. अच्छा, बहरहाल एनीवे, सो अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने कहा कि मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं. अच्छा, देन कम्स एन एक्सचेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. एक्सचेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ये इसी तरह है जिस तरह हम लोग पाकिस्तान और इंडिया में बयाना देते हैं. इसी तरह यहाँ पर भी एक 10% पैसे जो हैं, इट इज़ देन सेंट फ्रॉम द बायर सोलिसिटर टू द वेंडर सोलिसिटर. तो बायर जो है वो अपने सोलिसिटर को देगा और द बायर सोलिसिटर वुड देन डिपॉजिट द मनी इनटू द वेंडर सोलिसिटर्स client account, and then we know that exchange of contracts has happened. Once the exchange of contracts has happened, it is pretty firm that the deal is going to happen. For instance, if the vendor then backs out once they've exchanged contracts, he would then obviously have to return the 10% along with any expenses occurred. And obviously, litigation can happen, and unfortunately the vendor would lose a substantial amount of money. And the same thing with the buyer. If the buyer says कि नहीं मैंने अपनी property खरीदनी है, although उसने exchange कर लिया, but he's backing out of the deal, he would then lose definitely his 10% deposit. ठीक है ना जी. तो और we know कि 10% deposit especially in the UK is a substantial amount of money. अच्छा, but anyway, so exchange has happened, then an agreed completion date is done. Agreed completion date means that the rest of the money, which is 90% of the money, would then have to be sent to the vendor solicitors at a defined time, जो कि आपने, buyer ने और vendor ने agree किया हुआ है. Once they've actually defined the time, कि जी ये say for instance 25th of December को ये हो जाएगा. अब 25th आ गया, 90% of the money will go into the vendor's account, into the vendor solicitor's account. The vendor solicitor's account, once that's hit there, they would then give the thumbs up to the estate agent. तो वो estate agent को phone करेंगे, वो कहेंगे we are now in funds, you can release the key. Then the estate agent has the obligation to either A, release the key, or if they don't have the key, they tell the vendor, okay, you now need to vacate the property. Or that's when the whole thing is completed. तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस भी है और अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, और काश ये इतना ही आसान होता जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा ज़रा इसके अंदर कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है, especially as far as the solicitors are concerned, because there might be some inquiries that they need answered for legal reasons as well. अच्छा, ये जो अरशद साहब का जो फ़ोन आया था और उन्होंने कहा था कि एक्सटेंशन करवा रहे हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ, और वो बिल्डिंग रेग्स नहीं मीट कर रही, मैं थोड़ा सा ज़रा आप लोगों को एक दो चीज़ें बता देता हूँ इसके अंदर, विच माइट एक्चुअली बी यूज़फुल फॉर यू. एक तो ये बात है कि राइट ऑफ यूज़. अच्छा, फॉर इंस्टेंस अगर आपने एक्सटेंशन करवाई हुई है और आपके पास उसकी बिल्डिंग रेग्स नहीं है और आपने प्लानिंग परमिशन भी नहीं ली हुई, नथिंग एट ऑल, आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उसके लिए, लेकिन इफ़ यू कैन प्रूव कि इट हैज़ बीन देयर फॉर 10 years, तो देन यू हैव द राइट ऑफ यूज़. ठीक है, क्योंकि 10 साल तो उसके गुजर गए, तो वो राइट ऑफ यूज़ भी हो जाता है उसका. तो ये थोड़ा सा ज़रा ये जो चीज़ें हैं ये आप ज़रूर अपने सोलिसिटर से भी पूछें, अगर आप लोगों के पास कोई एक्सटेंशन हैं विच आर 10 years old एंड यू हैड नो इश्यूज़ विद इट.
ठीक है, एंड यू आर सेलिंग द प्रॉपर्टी, आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ कॉम्प्लिकेशन। और फॉर सोलिसिटर्स भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये लोग अपना इसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी होती हैं जो कि वो कर लेते हैं। नाज़रीन, अब हमारे पास हो गया वक्त ख़त्म, बातें तो होती रहती हैं, वक्त ख़त्म हो गया है। मुझे तो बहुत मज़ा आया आपके साथ गपशप लगाते हुए। थैंक यू सो मच फॉर द ईमेल्स। अगले हफ्ते शार्प 6 o'clock मैं फिर से हाज़िर होऊंगा इंशाल्लाह ताला एक गेस्ट के साथ। ज़रूर देखते रहिए इस्लामिक फाइनेंस एंड प्रॉपर्टीज़। अंटिल नेक्स्ट वीक, मेरी तरफ से अलविदा।